कहानी का ये 12वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। वीर सामने देखकर गाड़ी चला रहा था और अधीरा अपना सिर सीट से टिकाकर आंखें मूंद कर बैठ गई और मन में सोचने लगी, हे भगवान जी, ये क्या हो गया? ये क्या किया आपने मेरे साथ? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसी होगी। न सगाई हुई, न हल्दी, न मेहंदी लगी और न बारात आई। न माँ ने बुलाई ली और न पापा ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। न बहनें नाची और न भाई ने गले लगाकर डोली में बिठाया। क्या ऐसी भी शादी होती है? ऐसी शादी तो नहीं चाही थी मैंने। ये अच्छा नहीं किया भगवान जी आपने मेरे साथ। इसके लिए मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आंखें बंद करके अधीरा अपने मन में सोच रही थी कि तभी अचानक एक झटके से गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकते ही अधीरा अपनी सोचों से बाहर निकली और चौंक कर वीर को देखा तो वीर ने शातिर मुस्कान के साथ उसे बाहर देखने का इशारा किया। अधीरा ने सिर घुमाकर खिड़की के बाहर देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गई। उसने सिर घुमाकर वीर को देखा तो वीर मुस्कुराकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अधीरा की आंखों में डर और घबराहट नजर आने लगी। वीर की गाड़ी अधीरा के घर के सामने खड़ी थी। वीर से झगड़ने के बाद अधीरा पूरे रास्ते आंखें बंद करके सिर सीट पर टिका कर बैठी रही, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चला कि वीर की गाड़ी किस रास्ते पर जा रही है। अपने घर को देखकर अधीरा को घबराहट होने लगी। क्या गुजरेगी उनके मन पे ये देखकर कि बिना किसी को बताए अधीरा ने शादी कर ली? कैसे सामना करेगी वो उन सबके गुस्से और सवालों का? क्या जवाब देगी कि उसने ऐसा क्यों किया? वीर ने उसकी साइड आकर गाड़ी का दरवाजा खोला तो अधीरा ने उसे देखकर गुस्से से पुकारते हुए पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? वीर बनावटी हैरानी दिखाते हुए बोला, अरे ये तुम्हारा ही घर है, पहचाना ही क्या तुमने? अधीरा उसे घूर कर बोली, मगर शादी के बाद तो हमें आपके घर जाना चाहिए ना, तो फिर यहाँ क्यों आए हैं? वीर उदास चेहरा बनाकर बोला, वेरी बैड अधीरा, तुम हमारी शादी की खबर अपने घर वालों को नहीं दोगी? अब ये तो गलत बात है ना? अधीरा आंखें दिखाकर बोली, अब आपको उनकी बड़ी फिक्र हो रही है। जब मैंने पहले उन्हें बताने के लिए कहा था तब तो आप माने नहीं, तब तो बड़ी मिर्ची लगी हुई थी जल्दी से शादी करने की आपको। जैसे आज शादी ना हुई तो कयामत आ जाएगी। वीर गुस्से से बोला, चलो बाहर निकलो, पूरा दिन नहीं है हमारे पास। अधीरा नीचे का होंठ लटकाकर मासूम सा मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्या जवाब दूंगी उनके सवालों का? क्या बताऊंगी उनसे कि मैंने ऐसा क्यों किया? वीर बोला, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। अधीरा वो पेरेंट्स है तुम्हारे। अधीरा ने आंसू भरी आंखों से वीर को देखा। वीर को उसकी आंखों में आंसू के साथ शिकायत भी नजर आई। एक पल के लिए वीर का मन भी ग्लानि से भर गया, मगर फिर अगले ही पल ये याद करके अधीरा ने कैसे उसकी फीलिंग्स के साथ खेला था और 3 साल तक कैसे वो उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा, उस जगह जाकर घंटों तक उसका इंतजार करता था जहां अधीरा ने आने का वादा किया था। चलो ये भी अगर भूल जाए तो शाम को जब अधीरा घर नहीं लौटेगी तब भी तो पता चलना ही है, तो अभी सही। वीर फिर से कठोर स्वर में बोला, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि बाद में तुम्हारे घर वाले हम पर तुम्हारी किडनैपिंग का इल्जाम लगाएं, इसलिए उन्हें ये बताना होगा कि तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की है, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, समझी तुम? अधीरा अपने खुले मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से आंखें फैलाकर बोली, हाँ कितना झूठ बोलते हैं आप। आपने मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की है। वीर नीचे झुककर खिड़की के अंदर अपना चेहरा अधीरा के करीब ले जाकर बोला, रियली? क्या तुम यही अंदर जाकर बताने वाली हो? अधीरा ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर 2-3 बार अपनी लंबी पलकें झपकाई, फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो वीर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पर से उसके बालों की लट हटाकर उसके कान के पीछे करते हुए धीरे से बोला, सोच लो, ये हमारे एग्रीमेंट के रूल के खिलाफ होगा। याद तो होगा ना तुम्हें कि हमारे बीच एक एग्रीमेंट हुआ। तुम ये बात किसी को नहीं बता सकती, ना अपनों को और ना किसी बेगाने को। कहकर वीर एकदम सीधा खड़ा हो गया तो अधीरा, जिसकी अभी तक वीर के इतने पास आने से सांसें गले में ही अटकी हुई थी, उसने एकदम से एक लंबी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से ही बड़बड़ाई, हाय सांस ही रुक जाती है अभी मेरी तो। अगर कुछ देर और ये ऐसे ही यहाँ रुकते दो।
फिर वो वीर को देखकर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, जल्लाद कहीं का, माफ नहीं करूंगी मैं कभी। वीर उसकी साइड का दरवाजा खोलकर बोला, मत करना, तुम्हारी माफी चाहिए भी किसे है। फिर उसका हाथ पकड़कर, अब चलो चुपचाप निकलो, तुम्हारी फैमिली को हमारी शादी की खुशखबरी भी तो देनी है। अदीरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं जाना, छोड़ो मेरा हाथ, मैं नहीं जाऊंगी। वीर उसे देखकर बोला, अरे कैसी बेटी हो तुम, अपनी फैमिली को अपनी शादी की खुशखबरी से वंचित रखोगी क्या? हाँ। अधीरा गुस्से में बोली, आहा हा, अब बड़ी फिक्र हो रही है मेरी फैमिली की। ये फिक्र तब क्यों नहीं हुई जब मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे? हाँ बोलो। बड़े आए मेरी फैमिली की फिक्र करने वाले। जाओ अब खुद ही बता दो, मैं नहीं जाने वाली। फिर अपने नाखून चबाते हुए रोनी सी शक्ल बनाकर खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, अगर अंदर गई तो जिंदा नहीं बचूंगी। पापा तो शायद माफ भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे, उनकी तो लाडली हूं मैं, मगर दादू तो माफ नहीं करेंगे। उनका गुस्सा तो बड़ा खतरनाक है, वो तो पक्का मुझे मार डालेंगे। क्या करूं, सच भी तो नहीं बता सकती उन्हें। अगर उन्हें सच बताऊंगी तो ये जल्लाद मुझे मार डालेगा। बुरी फंस गई तू अधीरा, दोनों तरफ तेरी मौत ही है, अब क्या करेगी तू? वीर उसकी बड़बड़ाहट सुनकर उसका हाथ पकड़कर बाहर खींचते हुए बोला, कुछ नहीं करोगी, बस अब तुम बाहर निकलोगी और हमारे साथ अपने घर चलोगी और अपनी फैमिली को हमारी शादी की खुशखबरी दोगी। चलो, अब तुम्हारे नखरे झेलने का वक्त नहीं है हमारे पास। कहकर वीर ने खींचकर अधीरा को बाहर निकाल लिया और गाड़ी का दरवाजा बंद करके उसे खींचकर उसके घर की तरफ ले जाने लगा। अधीरा अपने दूसरे हाथ से वीर के उस हाथ पर मारते हुए जिस हाथ से उसने हदीरा का हाथ पकड़ रखा था बोली, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, निर्दयी जल्लाद, 10 सर वाले रावण, छोड़ो मेरा हाथ। मगर उसकी किसी भी बात या हरकत का वीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता रहा। आदिरा उसके हाथ पर लगातार मारकर चिल्लाती रही, अरे छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हें मार दूंगी, जल्लाद हैवान कहीं के, तुम्हें दया नहीं आती मुझ जैसी मासूम भोली भाली लड़की पर? वीर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मासूम और भोली, वो भी तुम? मजाक अच्छा है। कैसी बेटी हो तुम जो अपने ही घर नहीं जाना चाहती? कम से कम अपने पति से सबको मिलवा तो दो। अधीरा रोनी शक्ल बनाकर बोली, प्लीज मत ले चलिए ना, मैं अभी तैयार नहीं हूँ उनका सामना करने के लिए। मुझे पहले थोड़ा मेंटली प्रिपेयर तो होने दीजिए। अभी तो मैं पहले के शौक से भी बाहर नहीं आ पाई हूँ। अब अपनी फैमिली का गुस्सा मैं झेल नहीं पाऊंगी, प्लीज मत करिए ऐसा। अधीरा की बात सुनकर वीर के कदम रुक गए। एक पल के लिए उसका दिल तड़प गया, मगर फिर अगले ही पल खुद को कठोर बना लिया, क्योंकि सच्चाई तो सामने आनी ही है। जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा। फिर वो सख्त लहजे में बोला, जितनी जल्दी ये ड्रामा खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आज के बाद वक्त नहीं है हमारे पास तुम्हारी ये मेलो ड्रामा देखने के लिए। तो ये सब जितना जल्दी हो सके खत्म करो, अंडरस्टैंड? कहकर वीर उसे खींचते हुए अधीरा के घर के दरवाजे तक ले आया और घर की बेल का स्विच दबा दिया। अधीरा ने गुस्से से वीर को घूरा। फिर कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अधीरा जल्दी से वीर के पीछे छिप गई। उसे ऐसा करते देख वीर के होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो उनके सामने अधीरा की भाभी ममता खड़ी थी। दरवाजे पर वीर को देखकर वो मुस्कुराकर बोली, जी कहिए, किससे मिलना है आपको? वीर ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर अधीरा का हाथ खींचकर उसे ममता के सामने खड़ा कर दिया। वीर के अचानक इस हरकत पर अधीरा ने हैरानी से उसे देखा, फिर ममता को देखकर घबरा गई। ममता ने अधीरा को देखा तो उसे दुल्हन के लिबास में और गले में वरमाला और मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरा देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। वो दोनों हाथ अपने खुले मुंह पर रखकर हैरानी से बोली, अधीरा, तूने शादी कर ली, वो भी बिना किसी को बताए? हे भगवान! वो घबराहट में अंदर भागते हुए बोली, चाची जी, चाचा जी, दोनों देखिए, अधीरा ने क्या कर लिया। अधीरा उसे पीछे से पुकारते हुए बोली, भाभी रुकिए, पहले मेरी बात तो सुनिए। पर ममता ने अधीरा की कोई बात नहीं सुनी और अंदर भागी चली गई। ममता को अंदर भागते देखकर वो गुस्से से वीर को देखकर बोली, ये ठीक नहीं किया आपने, मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी फैमिली का दिल दुखाकर आप भी कभी खुश नहीं रहेंगे, समझे आप? वीर उसे देखकर बस मुस्कुराता रहा और फिर अपने मन में बोला,
ये तो अभी शुरुआत है अधीरा, आगे आगे देखो हम तुम्हारे साथ और क्या क्या करते हैं। फिर वीर मुस्कुराते हुए अधीरा का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाने लगा। मगर इससे पहले कि वो घर के अंदर जाते, एक रोबदार कड़कती आवाज उनके कानों में पड़ी। वहीं रुक जाओ, घर के अंदर कदम मत रखना। आवाज सुनकर दोनों के कदम ठिठक कर रुक गए और तभी उनकी नजरें आवाज की दिशा में घूम गई। तो उधर देखकर अधीरा की आंखों में डर और घबराहट के भाव आ गए और उन्हें देखकर वीर के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। अधीरा के दादाजी रघुवीर चौहान अधीरा को दुल्हन के रूप में देखकर हैरान रह गए, मगर फिर अगले ही पल उनकी आंखों में अधीरा के लिए गुस्सा भर गया। वो गुस्से से घूरते हुए कड़कती आवाज में बोले, अधीरा, ये सब क्या है? तुमने शादी कर ली और हमें पूछना तो दूर, हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। ऐसा क्यों किया तुमने? अधीरा उनकी तरफ बढ़ते हुए डरे डरे से स्वर में बोली, दादाजी मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ गलत नहीं। दादाजी ऊंची आवाज में चीख कर बोले, वहीं रुक जाओ, इस घर के अंदर आने की कोशिश भी मत करना। अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अधीरा की आंखों में आंसुओं की बरसात होने लगी। उनकी ऊंची आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। अधीरा के पापा और सपना के पापा भी दोपहर का खाना खाने घर आए थे। फिर घर पर कुछ मेहमान आ गए तो उन्हें जाने में देर हो गई थी। मेहमान भी अभी कुछ देर पहले ही गए थे, तो वो भी अब दुकान पर जाने ही वाले थे। उन सब ने जब अधीरा और वीर को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखा तो सबकी आंखें हैरानी से पटी रह गई। कल्याणी जी अधीरा की तरफ आते हुए बोली, अधीरा, ये सब क्या है बेटा? रुक जाओ कल्याणी बहू, अब इस लड़के से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अपने ससुर की कड़कती आवाज सुनकर कल्याणी जी के कदम वहीं जम गए और वो लाचारगी से कभी अधीरा को तो कभी अपने ससुर को देखने लगी। अधीरा आंसू भरी आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, प्लीज दादाजी, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सब बताती। वीर अधीरा की बात को काट कर बोला, ये क्या अधीरा, तुमने अपनी फैमिली को बताया नहीं कि तुम हमसे शादी करने वाली हो? फिर वो अफसोस जताते हुए बोला, चुप चुप चुप, सो सैड अधीरा, ये तो बहुत गलत बात है ना। तुम्हें कम से कम अपनी फैमिली को तो बताना चाहिए था। वीर की बात सुनकर अधीरा उसे हैरानी से देखने लगी, तो वीर उसे देखकर एक टेढ़ी मुस्कान मुस्कुरा दिया। फिर अधीरा की फैमिली की तरफ देखकर बोला, आई एम सो सॉरी कि अधीरा ने आपको भी कुछ नहीं बताया। हम तो खुद शॉक्ड हो गए थे जब अधीरा ने हमसे ये बात की। अधीरा को वीर की बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो हैरानी से आंखें फाड़े वीर को देखते रह गई। वीर अधीरा की फैमिली की तरफ देखते हुए आगे बोला, हम नहीं जानते थे कि अधीरा हमारी तरह आपको भी ऐसे हैरान कर देगी। हम मानते हैं कि अधीरा की ये गलत बात है, मगर अब क्या कर सकते हैं? अब शादी तो हो गई, इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता। हमारी बात मानिए तो आप सब अधीरा को माफ कर दीजिए। माना कि उसकी गलती माफी के लायक नहीं है, मगर जैसे हमने माफ कर दिया आप भी कर दीजिए। दादाजी कड़क लहजे में बोले, तुमने माफ कर दिया, क्या मतलब है इसका? वीर दुख भरे स्वर में बोला, वो दरअसल बात यह है कि अधीरा हमारे ऑफिस में हमारी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब करती है। हमने तो हमेशा उसे इसी नज़र से देखा, मगर अधीरा एक दिन हमारे पास आई और कहने लगी कि हमसे प्यार करती है। ये सुनकर तो हम शॉक्ड रह गए। फिर हमने इसे इनकार कर दिया और समझा बुझाकर काम पर ध्यान देने को कह दिया और फिर हम भी इससे प्यार करने लगे। फिर अधीरा ने कहा कि हम उसके पापा से शादी की बात कर लें, तो हमने ऐसा ही किया, पर इन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। जब ये बात ऑफिस आकर हमने अधीरा को बताई तो वो कहने लगी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अब पापा ने शादी से करने से इनकार कर दिया तो हम खुद शादी कर लेते हैं। हमने इसे समझाने की कोशिश की, मगर ये नहीं मानी और आज शादी की जिद करने लगी, तो हमने इसे सख्ती से डांट कर जाने के लिए कहा। लेकिन ये हमें धमकी देने लगी कि अगर हमने इससे शादी नहीं की तो ये आत्महत्या कर लेगी और अपनी मौत का सारा इल्ज़ाम हम पर डाल देगी। अब आप लोग तो जानते ही होंगे कि हम एक रेप्यूटेड इंसान हैं। हमारी छोटी छोटी बातें भी मीडिया बड़ी करके उछालती है। अगर अधीरा कुछ कर लेती और ये बात मीडिया तक आ जाती तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती और हमारे बिजनेस पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता। हमारी सारी मेहनत एक ही पल में मिट्टी में मिल जाती। इसलिए हमें इसकी बात मानकर मजबूरी में इससे जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। वीर की बात सुनकर पूरा परिवार जैसे सदमे में आ गया।
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अधीरा ऐसा कर सकती है, और अधीरा तो जैसे ये सब सुनकर सुन ही पड़ गई। वो हैरानी से आंखें फाड़े वीर को देखती रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वीर ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर किस बात का बदला उससे ले रहा है। वीर की बात सुनकर अवधेश जी गुस्से से भड़कते हुए बोले, बाबा, आप इसकी बात मत सुनिए। हमारी अधीरा ऐसा कभी नहीं कर सकती। किसी ने उसे मजबूर किया होगा। ये पहले ही अधीरा को परेशान कर चुका है। इसकी वजह से अधीरा हॉस्पिटल पहुंच गई थी। फिर वीर के पास आकर उसे कॉलर से पकड़कर बोले, बोल, इस बार क्या किया है तूने? मैं अपनी अधीरा को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी अधीरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे उसके परिवार का सिर शर्म से झुक जाए। बोल, इस बार क्या किया है तूने? बोल, नहीं तो मैं इसी वक्त तेरी जान ले लूंगा। अपने पापा का उस पर विश्वास देखकर अधीरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। अवधेश जी को आपे से बाहर होते देखकर अधीरा के दादाजी गुस्से से चीख उठे, अवधेश, होश में आओ, छोड़ दो उसे। मैंने कहा छोड़ो उसे। अपने पिता की कड़क आवाज सुनकर अवधेश जी ने वीर का कॉलर छोड़ दिया और गुस्से से उसे घूर कर देखते रहे। दादाजी अवधेश जी से बोले, अवधेश बेटा, तुम्हारी हालत मैं समझ सकता हूँ, मगर जोश में आकर अपनी मर्यादा मत भूलो। और किस मजबूरी की बात कर रहे हो तुम? कोई भी मजबूरी अपने परिवार की इज्जत से बढ़कर नहीं होती। अधीरा ने जो कदम उठाया है उसने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। हम किसी सिर उठाकर बात करने लायक नहीं रहे। अवधेश जी बोले, बाबा, क्या आप अधीरा को नहीं जानते? क्या आपको यकीन है कि अधीरा ऐसा कर सकती है? दादाजी बोले, अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? इसकी वजह से एक बार पहले भी हमारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, और अब? अवधेश जी बोले, ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें अधीरा की कोई गलती नहीं थी। वो एक हादसा था जिसके कारण अधीरा कई महीनों तक। दादाजी उनकी बात बीच में काट कर बोले, वो जो भी था, मगर हमारी इज्जत तो गई ना, और आज भी इसने हमारे सिर शर्म से झुका दिए। तुम जो कुछ भी कहो, मगर इस बार हम अधीरा को माफ नहीं करेंगे। अवधेश जी बोले, बाबा, हमारी अधीरा ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब इसने किया है। वीर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? हम ऐसा क्यों करेंगे? फिर अधीरा को देखकर बोला, अधीरा, तुम चुप क्यों हो? बताओ ना इन्हें कि सच्चाई क्या है। अधीरा ने हैरानी से उसे देखा तो वीर ने उसे घूर कर कुछ न बताने का इशारा किया और उसके पास आकर धीरे से बोला, तुम जानती हो ना अधीरा, अगर तुम सच बताओगी तो क्या होगा? तुम्हारा सारा परिवार बाहर सड़क पर होगा, तो सोच समझ कर जवाब देना। फिर अधीरा को कंधों से पकड़कर उसे झकझोरते हुए जोर से बोला, बोलो ना अधीरा, बताओ इन सबको कि सच क्या है। जो मैंने कहा वही सच है ना? बोलो। तुम्हारे पापा हमें ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें बताओ कि सच क्या है। अधीरा ने लाचारी भरी नजर से वीर को देखा, फिर उसकी ही तरफ देख रहे अपने परिवार को देखा। उन्हें देखकर उसके मुंह से सिसकी निकल गई। उसे रोते देखकर उसके पापा उसके पास आकर बोले, डरो मत अधीरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पापा हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। बताओ बेटा, इस लड़के ने तुम्हें मजबूर किया है ना? अधीरा ने मायूसी भरी नजर से उन्हें देखा, फिर वीर को देखा जो आंखों के इशारे से ही उसे सच न बताने का नतीजा बता रहा था। उसका इशारा समझकर अधीरा कुछ नहीं बोली। अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर वीर के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। अधीरा का वीर के कंधे पर सिर रखकर रोना उन्हें यकीन दिला गया कि वीर ने जो कहा वो सच ही है। अधीरा के दादाजी अवधेश जी से बोले, देख लिया तुमने? क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं आया? क्या अब भी ये समझ में नहीं आया कि इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है? अवधेश जी रुआसी सी आवाज में बोले, लेकिन बाबा, हमारी। अवधेश जी के बड़े भाई गजेंद्र जी आगे आकर अवधेश जी से बोले, अवधेश, ये क्या कर रहे हो तुम? सच तुम्हारे सामने है और तुम बाबा से बहस कर रहे हो। तुम्हारी बेटी ने तो मान मर्यादा भुला दी, तो क्या तुम भी भूल गए हो जो अपने से बड़ों के आगे जुबान लड़ा रहे हो? बेटी के प्यार ने अंधा कर दिया है तुम्हें, जो सब कुछ सामने देखकर भी अनजान बन रहे हो। क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कि अधीरा ने पूरे परिवार की इज्जत को खाक में मिलाकर चुपचाप हमें बिना बताए शादी कर ली है? अवधेश जी बोले, लेकिन भैया, हमारी अधीरा ऐसी नहीं है, आप तो जानते हैं उसे। गजेंद्र जी बोले, जानने या ना जानने की बात ही नहीं है, जबकि सच्चाई सामने नजर आ रही है।
अधीरा अपनी दुल्हन के साज श्रृंगार में अपने दूल्हे के साथ खड़ी है। ये देखने के बाद भी तुम्हें कोई शक नहीं है? कल्याणी जी बोली। लेकिन भाई साहब, वो बच्ची है हमारी, और बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। हम बड़ों का फर्ज है उनकी गलतियों को माफ करना। दादाजी बोले। नहीं कल्याणी बहू, जो गलती अधीरा ने की है वो माफी के लायक नहीं है। मैं सब कुछ माफ कर सकता हूँ, मगर जो हमारे परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसे हरगिज माफी नहीं मिलेगी। कल्याणी जी बोले। लेकिन बाबा, एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। दादाजी गुस्से में बोले। जो सुना और देखा उतना काफी है जानने के लिए। और फिर तुमने देखा ना, जो इस लड़के ने कहा उस बात से अधीरा ने इनकार भी तो नहीं किया। तो इसका साफ मतलब है कि इसने जो किया वो इसकी अपनी मर्जी से किया, किसी भी दबाव में आकर नहीं। अवधेश जी बोले। लेकिन बाबा, दादाजी हाथ ऊपर उठाकर कड़क आवाज में बोले। बस, अब कोई सवाल जवाब नहीं, और ना ही अब हमें कोई सफाई चाहिए। हम फैसला कर चुके हैं कि अधीरा का अब हमसे कोई रिश्ता नहीं है। हम उसे अपने परिवार से हमेशा के लिए बेदखल करते हैं, और अगर कोई उससे रिश्ता रखना चाहता है तो वो भी इस घर से और हमसे रिश्ता तोड़कर जा सकता है। अवधेश जी घबराकर बोले। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो बीमार है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। गजेंद्र जी बोले। तुम अभी भी अधीरा की साइड ले रहे हो? उसने बाबा का सिर झुका दिया। इस घर की इज्जत की परवाह नहीं की उसने। सोचो जरा, अगर आज हम उसे माफ कर देते हैं तो आगे चलकर सपना भी यही करेगी। उस पर भी इसका असर पड़ेगा, जो ठीक नहीं होगा। अवधेश जी बोले। बात उसकी साइड लेने की नहीं है भैया, मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितना आप हैं, मगर एक बार हमें सच तो जानना ही चाहिए। दादाजी कठोर स्वर में बोले। जिसको हमारी इज्जत की परवाह नहीं, आज से हमें भी उसकी परवाह नहीं, और जिसको उसकी परवाह है वो भी उसके साथ जा सकता है, मगर हमसे और इस परिवार से सारे रिश्ते तोड़कर अगर हमारी बात का कोई मान है तो सब अंदर चलो। दादाजी अंदर जाते हुए अधीरा की भाभी ममता जी को देखकर बोले। ममता बहू, जब ये लोग चले जाएं तो दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, ताकि कोई दोबारा अंदर ना आ सके। ये कहकर वो बिना किसी को देखे अंदर चली गई, और अधीरा आंखों में आंसू भर के उन्हें देखती रही। अधीरा के दादाजी के अंदर जाने के बाद गजेंद्र जी अपने छोटे भाई अवधेश जी को पकड़कर और गजेंद्र जी की पत्नी लता जी कल्याणी जी को पकड़कर अंदर ले गई। ममता की आंखों में रोती हुई अधीरा को देखकर आंसू भर आए। वो अधीरा के पास आकर उससे प्यार से बोली। गलती तो तूने बहुत बड़ी की है अधीरा, जिसे माफ करना बहुत मुश्किल है। इससे सारे परिवार के दिल को ठेस पहुंची है। अधीरा मुंह पर हाथ रखकर सुबह उठी तो ममता उसके हाथ हटाकर उसके आंसू साफ करके बोली। मगर तू घबरा मत अधीरा, तू तो इस घर में सबकी लाडली है। इस घर की रौनक है तू, तो तुझसे कोई भी ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। बस उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा समझने में। ये कोई तुम्हारी छोटी मोटी शरारत नहीं है जो आसानी से माफ की जा सके। ये बात तो तू भी जानती होगी ना? अधीरा बोली। भाभी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तो बस वीर उसकी बात को काट कर बोला। अधीरा, तुम रो मत, तुम्हारी भाभी कह रही है ना कि उन्हें थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अधीरा ने गुस्से से उसे घूर कर देखा तो वीर इधर उधर देखने लगा। ममता बोली। हाँ अधीरा, अभी तुम सो जाओ, शाम को विशाल आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। शायद वो दादाजी को समझा कर मना सके, मगर अधीरा इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक तुम यहाँ मत आना, इससे दादाजी का गुस्सा और बढ़ेगा। अधीरा रोते हुए बोली। मुझे पापा से बात करनी है, उन्हें बताना है कि मैंने। वीर अधीरा को कंधे से पकड़कर एक साइड से हक करते हुए बोला। अधीरा, तुम्हारी भाभी ने कहा ना थोड़ा वक्त लगेगा, अभी तुम उनके पास जाओगी तो उनका गुस्सा और बढ़ेगा। अभी चलो यहाँ से। वीर बोल ही रहा था कि अंदर से दादाजी की कड़कती आवाज आई। ममता बहू, दरवाजा बंद करने में और कितनी देर लगेगी? आवाज सुनकर ममता हड़बड़ाकर बोली। बस अभी आई दादाजी। फिर वो अधीरा से बोली। प्लीज अधीरा, अभी जाओ, वरना मुझे भी दादाजी की डांट पड़ जाएगी। उसकी बात सुनकर वीर ने अधीरा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। अधीरा रोते हुए बोली। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पापा से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है, छोड़ो, मुझे जाने दो। अधीरा रोती रही, मगर वीर उसे पकड़कर बाहर ले आया। उनके बाहर जाते ही ममता ने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे।
दरवाजा बंद होते देखकर अधीरा वीर से अपना हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ भागी और रोते हुए दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगी। भाभी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। पापा प्लीज मुझे अंदर आने दो। माँ प्लीज दरवाजा खोलो। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी आप सबके बिना? प्लीज दरवाजा खोलो। फिर वो वहीं दरवाजे से चिपक कर नीचे बैठ गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। वीर से भी उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। अधीरा ने उसके साथ जाने से इनकार किया तो वो उसे जबरदस्ती पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले गया और उसे जाकर गाड़ी में बैठा दिया और खुद उसके साथ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी चलाने लगा। अधीरा गाड़ी की खिड़की से चेहरा निकालकर अपने पीछे छूट रहे घर को देखकर रोती रही। वीर चुपचाप गाड़ी चला रहा था। बीच बीच में वो अधीरा को भी देख लेता, जो बिल्कुल खामोश सिट से सिर टिकाकर एक टक खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों के आंसू सूखकर उसके गालों पर निशान छोड़ गए थे। उसके चेहरे की मायूसी उसके अंदर के दुख का बयान कर रही थी, जो वीर के दिल में भी टीस उठा रही थी। उसे अधीरा को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वीर की गाड़ी उसके घर में आकर रुक गई। गाड़ी को रोककर वीर ने अधीरा को देखा, जो अभी गुमसुम सी बैठी थी, जैसे उसे आसपास का कुछ होश ही नहीं था। उसे देखकर वीर ने एक गहरी सांस ली, फिर अपना सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। फिर अधीरा के साइड जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, मगर अधीरा अभी भी वैसे ही बुत बनी बैठी रही। उसे कुछ होश नहीं था। वीर इंतजार करता रहा, पर जब वो बाहर नहीं निकली तो वीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। अधीरा ने फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। वीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर घर के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अधीरा बस बुत की तरह चुपचाप उसके साथ चलती रही। वीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे तक ले गया और कमरे में लाकर उसे बेड पर बैठाकर उसका हाथ छोड़ दिया। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और गुमसुम सी बेड पर बैठी रही। अधीरा को इस तरह गुमसुम देखकर वीर परेशान हो रहा था। उसका ये मायूस चेहरा, ये बोझिल और सूनी आंखें उसे अंदर ही अंदर तड़पा रही थी, मगर ये बात वो अधीरा को जताना नहीं चाहता था। वीर ने उससे शादी चाहे जैसे भी की हो, मगर आज भी उसके दिल में सिर्फ अधीरा ही बसी थी। इतने सालों में भी वो अपने दिल में अधीरा की जगह किसी और को नहीं दे पाया था। अधीरा को अपने ऑफिस में नौकरी देना चाहे उसके बदले का एक हिस्सा था, मगर उसका मकसद कुछ और था। वीर इतने दिनों से उसे ऑब्जर्व कर रहा था, ये जानने की कोशिश में कि शायद उसे कुछ पता चल जाए कि अधीरा ने उसका साथ क्यों छोड़ा, मगर इतने दिनों से उसे कुछ पता नहीं चल रहा था और अधीरा का बिहेवियर भी उसे अजीब लग रहा था। अगर वो उसे ना पहचानने का नाटक भी कर रही है, तो इतने महीनों तक कोई नाटक कैसे कर सकता है? और अगर वो नाटक नहीं कर रही, तो वो उससे अनजानों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है? वीर ने जितना भी अधीरा के बारे में पता लगाया, उससे वो ये बात तो जान गया था कि इन 3 सालों में अधीरा की जिंदगी में कभी कोई और नहीं आया। तो फिर वो वीर से अलग क्यों हो गई? क्यों उसके साथ बेगानों जैसा बर्ताव कर रही है? ये सोच सोच कर वो परेशान हो गया था, मगर इस उलझन का उसे कोई हल नहीं मिल रहा था। 3 साल बाद वो अधीरा को अपने सामने देखकर जहां फूला नहीं समा रहा था, वहीं वो ये जानना भी चाहता था कि अधीरा ने 3 साल पहले उसे क्यों छोड़ा था। मगर अधीरा का व्यवहार उसे और भी कंफ्यूज कर रहा था। और दूसरी तरफ उसके दादाजी की विल की शर्त का भी समय निकलता जा रहा था। अगर वो उस विल की शर्त को पूरा ना कर पाया तो उसका हक रागिनी अपने बेटे करण को दिलवा देगी। अगर ऐसा हुआ तो रागिनी का मकसद पूरा हो जाएगा। वैसे जायदाद पाने की उसकी कोई चाह नहीं थी, मगर वो किसी भी हाल में रागिनी का मकसद पूरा नहीं होने देना चाहता था। वो अपनी जिंदगी में अधीरा के सिवा किसी और को चाहता भी नहीं था। तो काफी सोच विचार करने के बाद उसने अधीरा को अपनी जिंदगी में लाने का मन बना लिया था। पहले तो वो उसके पापा से शादी की बात करेगा। अगर उसके पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी तो अधीरा आसानी से उसकी जिंदगी में आ जाएगी, और अगर उसके पापा नहीं माने तो उसने बी प्लान भी तैयार कर लिया था। उसने ये सब इसलिए भी किया था ताकि अधीरा को अपने पास रखकर वो पता लगा सके कि आखिर 3 साल पहले ऐसा क्या हुआ जो अधीरा उससे दूर हो गई। मगर आज अवधेश जी की बातों से उसे यह भी पता चला कि अधीरा के अतीत में
ऐसा कुछ जरूर हुआ है जो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अधीरा बीमार है। आखिर क्या बीमारी है उसे? कहीं अधीरा की उससे दूर जाने की वजह उसकी वो बीमारी तो नहीं है? वीर नौकरों को अधीरा का ध्यान रखने का कहकर खुद ऑफिस चला गया। इधर अधीरा के घर में अवधेश जी के बेडरूम में कल्याणी जी बेतहाशा रो रही थी और अवधेश जी परेशान होकर गुस्से से कमरे में घूम रहे थे। अवधेश जी इधर से उधर चक्कर लगाते हुए बोले, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई जो उस वक्त मैंने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। मुझे उसी वक्त अधीरा से वो नौकरी छुड़वा लेनी चाहिए थी। कल्याणी जी रोते हुए बोली, लेकिन अधीरा ने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। क्या कमी रह गई थी हमारे लाड प्यार में जो वो हमारे प्यार को ऐसे ठोकर मारकर चली गई? अवधेश जी बोले, कल्याणी, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ये सब अधीरा ने जानबूझकर किया है? नहीं कल्याणी, हमारी अधीरा ऐसी नहीं है। ये सब उस वीर का किया धरा है। उसने हमारी अधीरा को मजबूर किया होगा। कल्याणी जी बोली, ऐसे कैसे कोई किसी को मजबूर कर सकता है? यूं ही किसी से शादी कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। और फिर वो इतना बड़ा आदमी क्यों हमारी अधीरा को मजबूर करेगा शादी करने के लिए? उसे लड़कियों की क्या कमी है? अवधेश जी बोले, मैं नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, मगर मैं बस इतना जानता हूँ कि हमारी अधीरा जानबूझकर ऐसा कदम नहीं उठाएगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है और अगर मुझे पता चला कि उसने मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया है तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जान ले लूंगा उस कमीने की। कल्याणी जी घबरा कर बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? अपनी बेटी के पति की जान लेंगे आप? अवधेश जी गुस्से से कल्याणी जी को देखकर बोले, मैं नहीं मानता उसे अधीरा का पति और न इस शादी को मानता हूँ। कल्याणी जी बोली, लेकिन शादी तो हुई है ना उनकी, चाहे जैसे भी हुई है। और आप माने या ना माने, अब वो पति है हमारी बेटी का और अब उसके बारे में कुछ भी गलत सोचना हमारी बेटी के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। अवधेश जी बोले, उस इंसान के साथ हमारी बेटी का वैसे भी कोई भविष्य नहीं है कल्याणी, वो इंसान ही गलत है। कल्याणी जी बोली, सुनिए, मुझे तो अधीरा की बड़ी फिक्र हो रही है जी। डर लग रहा है कि अगर उसे अधीरा के अतीत के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? कहीं वो हमारी अधीरा को छोड़ तो नहीं देगा? और अगर उसने वहां वही सपना फिर से आया तब उसे कौन संभालेगा उस वक्त? उसे आपके सिवा और कोई नहीं संभाल सकता। ऐसे में अगर उसे कुछ हो गया तो? अवधेश जी गुस्से से बोले, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना कल्याणी तो मैं उस वीर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये बाप अपनी बेटी के लिए क्या कर सकता है ये दुनिया भी देखेगी। अवधेश जी की आंखें गुस्से से सुलग रही थी। कल्याणी जी उनकी आंखों में इतना गुस्सा देखकर घबरा गई, मगर वो जानती थी कि इस वक्त वो खुद को कितना बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। इस वक्त वो एक ऐसे दोराहे पर खड़े थे जिसमें एक तरफ उनकी बेटी थी और जो उस वक्त उनकी नज़र में किसी मुसीबत में थी, और इस वक्त उसे अपने परिवार, अपने पापा की जरूरत थी, तो दूसरी तरफ उनका अपना परिवार था जो आदिरा को गुनहगार समझकर उससे मुंह मोड़ चुका था और उससे रिश्ते तोड़ चुका था और वो किसी का भी साथ नहीं छोड़ सकते थे। ये वही परिवार है जिसने उनकी मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया और उन्हें संभाला। आज वो कैसे उनका साथ छोड़ दें? और न वह इस मुश्किल घड़ी में अपनी बेटी का साथ छोड़ सकते थे। कल्याणी जी सुबकते हुए बोली, यहाँ पूरे परिवार ने उससे मुंह मोड़ लिया और अगर हमने हमारी बेटी का साथ दिया तो हमसे भी सब रिश्ता तोड़ लेंगे। ऐसे में अगर अधीरा को उसने छोड़ दिया तो फिर हमारी बेटी कहाँ जाएगी, कैसे अकेली खुद को संभालेगी? अवधेश जी बोले, तुम फिक्र ना करो कल्याणी, हमारी बेटी ने चाहे जिस भी वजह से ये शादी की हो, मगर मैं अपनी बेटी को कभी अकेली नहीं छोड़ूंगा। अपनी बेटी के लिए अगर मुझे अपने परिवार के खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम अपना ख्याल रखो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं हमारी बेटी को। अवधेश जी की बात सुनकर कल्याणी जी रोते हुए मुस्कुरा दी और अवधेश जी के गले से लग गई। अवधेश जी ने भी उन्हें अपनी आगोश में समेट लिया। इस वक्त वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। शाम को ऑफिस की छुट्टी होने के बाद सपना अपना बैग कंधे पर लटका कर परेशान सी इधर उधर घूम रही थी। उसे परेशान देखकर अनुराग ने उससे पूछा, क्या बात है सपना, तुम अभी तक नहीं गई और इतनी परेशान क्यों हो? सपना परेशानी भरे स्वर में बोली, देखिए ना सर, अधीरा वीर सर के साथ गई थी,
मगर वीर सर तो आ गए पर अधीरा अभी भी नहीं आई। पता नहीं कहाँ चली गई। अनुराग उससे नजर चुराते हुए बोला, वो सपना, शायद वो घर चली गई होगी। तुमने देखा ना, वीर सर भी अभी कुछ देर पहले ही आए हैं, तो उन्होंने उसे घर छोड़ दिया होगा। तो तुम भी घर चली जाओ। तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूं? सपना बोले, नहीं सर, हमारी स्कूटी है ना, मैं चली जाऊंगी, थैंक्स। फिर खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ऐसे कैसे आधी रात घर चली गई मुझे छोड़कर, और मुझे एक फोन तक नहीं किया। फिर वो थोड़े ही गुस्से से बोली, तू देख अधीरा, आज तो तुझे छोड़ना नहीं है मैंने। बड़बड़ाते हुए सपना पैर पटकती हुई गुस्से से आगे बढ़ गई। अनुराग उसे जाते हुए देखकर अपने मन में बोला, आई एम सॉरी सपना, मैं अगर तुम्हें सच बता देता तो तुम्हारे लिए घर तक जाना मुश्किल हो जाता। अब घर जाकर तुम्हें जब सच पता चलेगा तो तुम्हारे उस दुख के समय में तुम्हारा परिवार तो तुम्हारे साथ होगा, जो तुम्हें संभाल लेगा। कहकर नाक की मुद्रा में सिर झटकते हुए वो ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ गया। रात को वीर काफी देर से घर आया। बहुत देर तक वो ऑफिस में ही काम करता रहा। असल में काम का तो बहाना था। वो अधीरा का सामना करने से कतरा रहा था। वो जानता था कि अधीरा उससे कई सवाल करेगी जिसके जवाब वो उसे नहीं देना चाहता था। इसलिए वो उन सवालों से बचने के लिए काम के बहाने ऑफिस में ही बैठा रहा। वीर अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए बैठा था कि तभी उसके कान में अनुराग की आवाज पड़ी, वीर सर, आप घर नहीं जाएंगे क्या? रात के 10 बज चुके हैं। अनुराग की आवाज सुनकर वीर ने हड़बड़ाकर अनुराग को देखा। फिर उसने नजर घुमाकर दीवार में लगी घड़ी की तरफ देखा जो रात के 10:05 बता रही थी। तो वीर ने अपनी आंखें मूंद ली और आंखें खोलकर दोबारा लैपटॉप की तरफ देखकर बोला, तुम घर नहीं गए अभी तक? जाओ घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अनुराग बोला, सर, आज आपका भी घर में कोई इंतजार कर रहा है? अनुराग की बात सुनकर वीर के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जो अनुराग को देखकर जल्दी ही गायब हो गई। मगर अनुराग ने वो मुस्कुराहट देख ली और वो अपनी मुस्कुराहट होंठों में दबाकर बोला, वैसे सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। वीर ने अपनी बाहें उचकाकर आंखों के इशारे से पूछा, किस लिए? तो अनुराग अपने बालों में हाथ फेर कर मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर बोला, आपकी शादी के लिए। वीर अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हो तुम? फिर आगे जाकर होंठों पर हल्की मुस्कुराहट लाकर बोला, वैसे थैंक्स, और हाँ, ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं तो तुम मेरा नाम ले सकते हो। कहकर वीर मुस्कुराता हुआ कैबिन से बाहर निकल गया और अनुराग भी मुस्कुराकर उसके पीछे चला गया। सपना जब घर पहुंची तो घर में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी अपने अपने कमरे में थे, जबकि इस वक्त सभी हॉल में बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। सपना घर में इतनी खामोशी देखकर हैरान थी। सपना ने किचन में देखा तो वहां ममता रात के खाने की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखकर सपना उनके पास आकर बोली, भाभी, ये सब क्या है? आज घर में इतनी शांति क्यों है? सब लोग कहाँ हैं? ममता बोली, सपना, तुम पहले फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। सपना धीरे से बोली, ओके। ये कहकर वो किचन से बाहर जाने लगी। अचानक पलटकर बोली, भाभी, अधीरा आ गई क्या? कहाँ है वो? फिर थोड़ा गुस्से से बोली, आज ना मैंने अच्छी खबर लेनी है उसकी। दोपहर को वीर सर के साथ गई थी, फिर वापस लौटी ही नहीं। मैं उसका वहाँ इंतजार करती रही और मैडम यहाँ घर आ गई और मुझे एक फोन तक नहीं किया। अधीरा की बच्ची, अभी देखती हूँ उसे। वो गुस्से से जाने लगी तो ममता पीछे से बोली, अधीरा घर में नहीं है सपना। सपना हैरानी से बोली, क्या मतलब घर में नहीं है? वो अभी तक घर में नहीं आई क्या? फिर वो घबराते हुए बोली, वो अभी तक घर नहीं पहुंची, और आप लोग इतने शांत कैसे हैं? और सब लोग कहाँ हैं? चाचा जी कहाँ हैं? वो तो बहुत परेशान हो रहे होंगे, शायद उसे देखने गए होंगे। मैं अभी वीर सर को फोन करके बताती हूँ कि आदिरा अभी तक घर नहीं पहुंची, पहले भी उन्होंने ही उसे ढूंढा था। सपना अपने फोन से वीर को फोन लगाने लगी, तभी एक कड़क आवाज ने उसे रोक दिया। रुक जाओ सपना, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। सपना बोली, मगर दादाजी, भाभी ने बताया कि अधीरा अभी तक घर नहीं आई। अगर अधीरा घर में नहीं है और ऑफिस में भी नहीं है तो फिर वो कहाँ है? हमें उसका पता तो लगाना होगा ना। दादाजी बोले, उसकी जरूरत नहीं है, वो जहाँ भी होगी ठीक होगी, खुश होगी। सपना बोली, अब जानते हैं कि अधीरा कहाँ है? दादाजी कठोर स्वर में बोले, हमें जानने की जरूरत भी नहीं है कि वो कहाँ है, और ना ही तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है।
बस इतना जान लो कि इस घर में आज के बाद उस लड़की का कोई नाम नहीं लेगा, और आज के बाद तुम भी उस ऑफिस में नहीं जाओगी। आराम से घर बैठो, कहीं कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सपना हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रही हैं दादाजी? अदरा के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? और मैं ऑफिस क्यों ना जाऊं? तभी गजेंद्र जी की गुस्से भरी आवाज से सपना सहम सी गई। सपना, अपने बड़ों से जुबान लड़ाना कब से सीख गई तुम? माफी मांगो अपने दादाजी से और अपने कमरे में जाओ। सपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी दादाजी। मगर गजेंद्र जी गुस्से से बोले, सुना नहीं तुमने? जाओ अपने कमरे में। अपने पापा की डांट सुनकर सपने की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई और औंधे मुंह बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। इधर वीर जब देर रात घर लौटा तो घर में कोई हलचल नहीं थी। उसे लगा था कि अधीरा ने घर में हंगामा मचा रखा होगा, मगर उसके उलट घर में एकदम शांति थी। उसने अपने नौकर को आवाज लगाई, बंसी। उसकी आवाज सुनकर बंसी रसोई से भागकर आया तो वीर ने पूछा, घर में इतनी शांति क्यों है? बंसी बोला, क्या साहब, हमेशा ऐसा ही तो होता है। वीर अटकते हुए बोला, वो मेरा मतलब है अधीरा कहाँ है? बंसी बोला, जहाँ आप छोड़ गए थे वही है, और कहाँ जाएगी? वीर ने पूछा, खाना खाया उसने? बंसी बोला, नहीं साहब, हम गए थे खाना लेकर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। खाना तो दूर, उन्होंने पानी तक नहीं पिया। बंसी की बात सुनकर वीर ने एक गहरी सांस ली और नाव में सिर हिलाकर खुद से ही बोला, जिद्दी कहीं की, और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में जाकर वीर ने देखा पूरे कमरे का सामान फर्श पर बिखरा हुआ था। अधीरा ने अपने पहने हुए सारे जेवर उतार कर यहाँ वहां फेंक दिए थे और वह खुद नीचे जमीन पर बैठकर बेड पर सिर टिकाकर सो रही थी। अपने कमरे की ऐसी हालत देखकर वीर को पहले तो बहुत गुस्सा आया, मगर फिर जब उसने नीचे बैठकर सोई अधीरा को देखा तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसके पास गया और उसके पास पैरों के बल बैठकर उसे देखने लगा। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी, गाल और नाक लाल हो चुकी थी। चेहरे पर आंसू के निशान थे जो इशारा कर रहे थे कि वो वीर के जाने के बाद सिर्फ रोती रही है और गुस्से से अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने गहने और कमरे में पड़े सारे कीमती सामान पर निकाली है। वीर ने धीरे से उसके चेहरे के बालों को उठाकर उसके कानों के पीछे कर दिया और बड़े प्यार से उसके चेहरे को देखते रहा। उसे प्यार से निहारते हुए वो अपने मन में बोला, आज भी तुम उतनी ही मासूम और प्यारी हो और आज भी उतने ही जिद्दी हो। बस फर्क है तो इतना कि जिस वीर की बाहों में तुम्हारी सारी दुनिया हुआ करती थी, आज तुम्हें उस वीर की याद भी नहीं आती। तुम कैसे भूल गई अपने वीर को अधीरा? कैसे दूर होकर जीना सीख गई, जबकि हमें आज भी तुम्हारे बिना जीना नहीं आया। हम नहीं सीख पाए अधीरा, तुम्हारे बिना जीना हम नहीं सीख पाए। फिर वो थोड़ा उठा और अधीरा को धीरे से अपनी बाहों में उठाया ताकि अधीरा जाग न जाए और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसके पास बैठकर प्यार से निहारते हुए उसे देखने लगा और धीरे से बोला, तुम्हारे लिए वो प्यार था ये नहीं, ये हम नहीं जानते, मगर हमारे लिए वो प्यार था अधीरा, कभी ना खत्म होने वाला प्यार, जन्म जन्म तक साथ निभाने वाला प्यार। इन 3 सालों में हम बहुत तड़पे हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड से भी पूछा, मगर किसी को कुछ पता नहीं था तुम्हारे बारे में। फिर हम उस आइसक्रीम वाले से तुम्हारा एड्रेस लेकर तुम्हारे घर भी गए, मगर वहां से भी हमें कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे पड़ोसियों ने भी यही बताया कि अचानक ही तुम्हारे पापा का ट्रांसफर हो गया और तुम लोग शिमला छोड़कर कहीं चले गए। हम बहुत तड़पे थे, बहुत रोए थे। तुम्हारे आने से हमारी जिंदगी में बहार आ गई थी। लगता था कि चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां हैं, मगर वो तो बस हमारे दिल का भ्रम था। जैसे तुम अचानक हमारी जिंदगी में आई थी, वैसे ही अचानक चली भी गई। हम नहीं जानते कि तुम क्यों हमारी जिंदगी में आई और क्यों चली गई। कहते कहते वीर की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो अपने आंसू साफ करके अपने मन में बोला, मगर अब हम तुम्हें अपनी जिंदगी में फिर से ले आए हैं। हमारा तरीका थोड़ा गलत था, पर हम अपने प्यार से तुम्हारे दिल में जो भी शिकायतें सब खत्म कर देंगे। तुम बहुत प्यार करती हो ना अपनी फैमिली से, तो थोड़ा सा समय दो, हम सब ठीक कर देंगे। हम जानते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जो हमारी जिंदगी को खुशियों से भर सकती हो। तुम ही हमें सुकून दे सकती हो, इसलिए अब तुम हमारे पास रहोगी, हमारे साथ रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। अब हम तुम्हें अपनी जिंदगी से कहीं जाने नहीं देंगे
और एक बार फिर से तुम्हारे दिल में अपने लिए वही प्यार जगा देंगे। आई एम सॉरी, आज बहुत दिल दुखाया हमने तुम्हारा, मगर जो दर्द तुमने हमें दिया था, जितना हम तुम्हारे लिए रोए हैं, तड़पे हैं, उसके बदले में तुम्हारा इतना दर्द सहना तो बनता है ना। और फिर हम ये सब करने के लिए मजबूर भी थे। अगर तुम हमें पहचान लेती तो हमें ये सब करना नहीं पड़ता। हमारी शादी ऐसे नहीं होती, बहुत ही धूमधाम के साथ होती हमारी शादी। मगर कोई बात नहीं आदिरा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम दोबारा शादी करेंगे और वैसे ही करेंगे जैसी तुमने ख्वाहिश की थी। फिर अचानक वीर को वो पल याद आ गया जब अधीरा उसकी बाहों में थी और वीर उसे अपनी आगोश में समेट कर सुकून से आंखें मूंद के बैठा, उसकी करीबी के एहसास को महसूस कर रहा था। कॉलेज की छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर अधीरा वीर से मिलने आई थी। एक गार्डन में एक पेड़ के नीचे वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से बैठे थे। वीर पेड़ से टेक लगाकर अधीरा को अपने में समेट कर सुकून से आंखें मूंद के बैठा था कि कुछ दूर से जाते हुए किसी बारात के बैंड बाजे की आवाज ने उन्हें अपने प्यार भरी सुकून की दुनिया से बाहर निकाला। बैंड बाजे की आवाज सुनकर अधीरा झटके से वीर की बाहों में निकलकर उछलकर खड़ी हो गई और उस तरफ देखकर चहकते हुए बोली, वीर वो देखी वहां किसी की बारात जा रही है। और अधीरा बिना वीर का जवाब सुने तेजी से भागकर उस तरफ चली गई। वीर हैरानी से उसे देखता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। अधीरा बारात के आगे बैंड बाजे की तान पर उछल उछल कर नाचने लगी। वीर जब वहां पहुंचा तो अधीरा को पूरी मस्ती के साथ नाचते हुए देखकर हैरान रह गया। अधीरा ने नाचते हुए जब वीर को देखा तो वो नाचते हुए इशारे से उसे भी बुलाने लगी, मगर वीर ने सिर हिलाकर नाचने से मना कर दिया और उसे नाचते हुए देखने लगा। अधीरा पूरी मस्ती के साथ खुशी से नाच रही थी, जैसे कि उसके किसी अपने की शादी हो। इस तरह अनजान लोगों की शादी में इतनी मस्ती से उसे नाचते हुए देखकर वीर के होंठों पर भी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद वीर ने देखा कि बारात में शामिल कुछ लड़के भी अधीरा के साथ नाचने लगे, तो वीर से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह वहां जाकर अधीरा का हाथ पकड़कर उसे खींचकर वहां से ले आया। अधीरा चिढ़कर बोली, आप मुझे क्यों लेकर आए? मुझे अभी और नाचना था ना। वीर गुस्से में बोला, तुम पागल हो जो ऐसे पागलों की तरह वहां नाच रही थी? क्या ऐसे किसी और की बारात में कोई नाचता है क्या? अधीरा बोली, अरे तो क्या हुआ, और वैसे भी अपनों की खुशी में तो हर कोई खुश होता है ना। कभी किसी अनजाने की खुशी में खुश होकर देखिए, दिल को एक अलग ही खुशी मिलेगी। फिर वो वीर का हाथ पकड़कर फिर से उधर जाते हुए बोली, चलिए ना हम दोनों चलकर नाचते हैं, बड़ा मजा आएगा। वीर उसे रोकते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, बहुत नाच लिया, अब चलो यहाँ से। अधीरा वीर को गौर से देखते हुए बोले, मैं समझ गई। वीर उसे देखकर बोला, क्या क्या समझ गई तुम? अधीरा उसके गले में बाहें डालकर बोली, आपको जलन हो रही है ना? वीर सक पका गया, जलन? हमें क्यों जलन होगी? अधीरा शरारती अंदाज के साथ बोली, वो जब मैं वहां नाच रही थी तो मेरे साथ कुछ लड़के भी नाचने लगे थे ना, और वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए आप मुझे पकड़ कर ले आए। ये जलन नहीं तो और क्या है? वीर अधीरा को पकड़कर अपने और पास करके उसे देकर चेतावनी देने के अंदाज में बोला, अगर इसे जलन कहते हैं तो जलन ही सही, मगर तुम सिर्फ मेरी हो और कोई तुम्हें छूना तो दूर, बुरी नजर से देखने की कोशिश भी करेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। अधीरा आत्मविभोर होकर उसकी आंखों में खोते हुए बोली, इतना प्यार करते हैं मुझसे? वीर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, जिंदगी हो तुम हमारी, और अपनी इस जिंदगी पर हम किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़ने देंगे। बस अब तो उस दिन का इंतजार है जब हम तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएंगे। अधीरा खुश होकर बोली, सच्ची? कब होगी हमारी शादी? वीर मुस्कुराकर उसके सिर पर हल्के से मारकर बोला, बेवकूफ लड़की, पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो। अधीरा बोली, हाय कब होगी पढ़ाई पूरी? वीर उसका उतावलापन देखकर मुस्कुरा दिया। फिर अधीरा चहकते हुए बोली, अच्छा वीर, आप तो बहुत अमीर है ना, बहुत पैसा है ना आपके पास? वीर बोला, हाँ है तो। अधीरा चहक कर बोली, तो क्या हमारी शादी भी वैसे ही होगी ना जैसे अमीर लोगों की होती है? वीर हल्के से हंसते हुए बोला, अमीर लोगों की शादी कैसी होती है? अधीरा हैरानी से आंखें बड़ी करके बोली, आपको नहीं पता अमीर लोगों की शादी कैसी होती है? वीर ने कंधे उचकाकर नाव में गर्दन हिला दी। अधीरा मुंह बनाकर बोली, एल्लो, आप किस बात के अमीर हैं? आपको इतना भी नहीं पता?
मैंने फिल्मों में देखा है कि अमीर लोगों की शादी कैसे धूमधाम से होती है। शहर के सारे अमीर लोग शादी में बड़े बड़े महंगे गिफ्ट्स लेकर आते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स और डांसर्स आते हैं, हर तरह का देशी विदेशी खाना होता है, और अन्ना उनकी शादी टीवी में भी दिखाई जाती है और हर तरफ उनकी शादी की धूम होती है और सारी दुनिया उनकी शादी देखती है। और पता है, दुल्हन तो बिल्कुल किसी शहजादी के जैसी लगती है। वाह, कितना स्पेशल फील होता होगा ना उस लड़की को जिसकी ऐसी यादगार शादी होती होगी। वीर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था तो अधीरा वीर का हाथ पकड़कर बोली, वीर, क्या हमारी शादी भी ऐसी होगी? आप भी तो बहुत अमीर है ना, तो हमारी शादी भी वैसी हो सकती है ना? वीर उसे देखकर मुस्कुराकर बोला, हमारी शादी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा तुम चाहोगी। हम तुम्हारा हर सपना पूरा करेंगे। अधीरा खुश होकर बोली, प्रॉमिस? वीर मुस्कुराकर बोला, पक्का प्रॉमिस। अधीरा खुशी से उछलकर वीर के गले लग गई। बीते पल याद करके वीर की आंखें भीग गई। वो अधीरा के माथे पर प्यार करके बोला, एक बार सब सही हो जाए तो हमारी शादी वैसी ही होगी जैसा सपना तुमने देखा था। हम अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करेंगे। फिर वो अपनी आंखें साफ करके उठा और सोई हुई अधीरा के ऊपर कंबल डाल दिया और फिर उठकर जमीन पर बिखरे गहनों को उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और बाकी का बिखरा सामान भी उठाकर जो टूटा था डस्टबिन में डाल दिया और जो ठीक था उसे साइड में रख दिया और फिर कबर्ड में से अपने नाइट कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। वीर बाथरूम से नहाकर टॉवल से अपने गीले बाल पोंछता हुआ बाहर निकला। उसने सिर्फ एक ब्लैक लोअर ही पहना हुआ था। उसने एक नजर अधीरा को देखा जो अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अपने सिर के नीचे रखकर कंबल में सिकुड़कर सो रही थी। उसे देखकर वीर के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर वो टॉवल अपने कंधों पर रखकर और अधीरा के पास आकर अपने पैरों के बल नीचे बैठ गया और उसके माथे पर आई बालों की लट को अपनी उंगली से हटाकर धीरे से बोला, क्या हो तुम? गुस्सा तो इतना था तुम पर कि लगता था कि जब भी तुम सामने आओगी तो हम तुम्हारी जान ही ले लेंगे, मगर तुम्हें देखते ही तुम्हें फिर से पाने की चाहत जाग गई। हम क्या करें, हम चाहकर भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख पाते हैं। पत्थर की तरह सख्त ये दिल तुम्हें देखते ही मोम की तरह पिघल जाता है और इस मासूम से चेहरे की मासूमियत में खो जाता है। अब तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो तुम, मगर मासूमियत अभी भी उतनी ही है। आखिर बात क्या है अधीरा? क्यों तुम हमसे अनजानों जैसा बिहेव कर रही हो? अगर तुम नहीं बताओगी तो हम खुद पता लगा लेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम है जो तुम्हें हमसे दूर कर रही है तो आई प्रॉमिस यू अधीरा, आज से तुम्हारी हर प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। हम पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर क्या वजह है जो तुम्हें हमसे दूर कर रही है। हम उस हर वजह को मिटा देंगे जो तुम्हें हमसे दूर करेगी। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम बीमार हो, क्या हुआ है तुम्हें, और वो कौन से हादसे की बात कर रहे थे? कुछ तो हिंट मिला। अब हम जल्दी ही इस पहेली को सुलझा लेंगे। फिर उसने हल्के से अधीरा के माथे को चूमा, फिर ठीक से उसके कंधों तक कंबल से ढककर फिर कबर्ड से एक ब्लैक टी शर्ट लेकर पहनी और फिर बेड के दूसरी साइड आकर लेट गया। इत्तेफाक से उसी वक्त अधीरा ने करवट बदली और वीर की तरफ मुंह करके अपना एक हाथ सिर के नीचे और दूसरा हाथ बेड पर रखकर फिर से सो गई। वीर के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो उसे एकटक देखते हुए कब सो गया पता ही नहीं चला। आधी रात के लगभग 2 बजे वीर की किसी के बड़बड़ाने की आवाज से नींद खुल गई। उसने झट से आंखें खोलकर अपने बगल में सो रही अधीरा को देखा तो एकदम से उठ बैठा और हैरान नजरों से उसे देखने लगा। ऐसे की ठंडक में भी अधीरा पसीने से भीगी हुई थी। वो सीधी लेटी हुई थी और उसने दोनों हाथों से बेडशीट को मुट्ठियों में कसकर पकड़ा हुआ था। वो अपना सिर इधर उधर मारते हुए डर के कपकपाती आवाज में बड़बड़ा रही थी, छोड़ दो, मत मारो, छोड़ दो, मुझे मत मारो। वो लगातार सिर इधर उधर मारते हुए बड़बड़ा रही थी और अपने पैरों को बिस्तर पर चला रही थी जैसे नींद में ही वो भागने की कोशिश कर रही हो। उसकी ये झटपटाहट देखकर वीर भी घबरा गया। शायद वो कोई डरावना सपना देख रही थी क्योंकि उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। पसीने से भीगी अधीरा छटपटाते हुए बड़बड़ा रही थी। वीर ने देखा कि डर के कारण अधीरा ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वीर घबरा गया कि अगर कुछ देर अधीरा और ऐसी ही हालत में रही तो कहीं उसका दम ही न घुट जाए। तो उसने अधीरा को उसके कंधों से पकड़कर जगाने की कोशिश की। अधीरा, अधीरा, जागो अधीरा। अधीरा फिर भी नहीं जागी तो वीर ने उसे पकड़कर झंझोड़ दिया और थोड़ा जोर से बोला, अधीरा,
अधीरा उठो, आंखें खोलो, कुछ नहीं हुआ, हम हैं तुम्हारे पास, कहकर वीर ने एक जोर के झटके से उसे उठाया तो अधीरा ने एकदम से अपनी आंखें खोली। वो अभी भी कांप रही थी। तेज तेज सांसें लेते हुए सहमी सी नजर से वो वीर को देखने लगी तो वीर ने उससे पूछा, कोई डरावना सपना देखा? अधीरा अचानक एकदम से उसके सीने से लग गई और किसी सहमे हुए बच्चे की तरह उसकी बाहों में सिमट गई। वीर ने भी उसे प्यार से अपने आगोश में समेट लिया और प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ एक सपना था, शांत हो जाओ। अधीरा वीर से अलग होकर सहमी सी नजर से इधर उधर देखते हुए बोली, पापा, पापा, आप कहाँ हो? डरी और सहमी सी अधीरा को वीर ने प्यार से अपनी बाहों में समेटकर धीरे धीरे उसके बालों को सहलाकर बड़े प्यार से कहा, हम हैं तुम्हारे पास, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, तुमने सिर्फ एक सपना देखा है, बस अब सब ठीक है, तुम शांत हो जाओ। अधीरा वीर की बाहों में सिमटी अभी भी कांप रही थी। वीर कुछ देर तक उसे अपनी बाहों में समेटकर उसे शांत करता रहा। फिर उसे अपने से अलग करके उठने लगा तो अधीरा उसका हाथ पकड़कर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। फिर उसे देखकर उसके कान पर हाथ रखकर मुस्कुराकर प्यार से बोला, हम कहीं नहीं जा रहे, यही है तुम्हारे पास और हमेशा रहेंगे। अधीरा उसे सहमी नजर से देखने लगी तो वीर बोला, हम बस पानी लेने जा रहे थे। वीर ने टेबल पर रखे पानी के जग की तरफ इशारा करके कहा तो अधीरा ने उसका हाथ छोड़ दिया तो वीर उठकर टेबल के पास जाकर ट्रे में जग के पास उल्टा करके रखे गिलास को लेकर जग में से पानी गिलास में डाला और अधीरा के पास आकर पानी का गिलास उसके आगे करके आंखों के इशारे से उसे पानी पीने को कहा तो अधीरा ने गिलास पकड़कर थोड़ा सा पानी पी लिया तो वीर ने गिलास वापस लेकर टेबल पर रख दिया और फिर अधीरा के पास आकर बोला, अब कैसा लग रहा है, ठीक हो ना? अधीरा ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी तो वीर बोला, अब सो जाओ, हम हैं तुम्हारे पास। अधीरा बोली, नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, फिर से वही सपना आएगा। वीर बोला, अधीरा, सपने ऐसे बार बार नहीं आते। अधीरा बोली, मगर मुझे यह सपना बार बार आता है और हमेशा मुझे ऐसे ही डराता है। वीर हैरानी से बोला, क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही सपना तुम्हें बार बार आता है, मगर क्यों? अधीरा बोली, पता नहीं, मगर आता है। वीर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोला, अच्छा कोई बात नहीं, अगर आएगा तो हम है ना, तुम्हारे पास हम आने ही नहीं देंगे, चलो अब सो जाओ। ये कहकर वीर ने अधीरा को लिटाकर उसके ऊपर कंबल डालकर खुद भी उसके पास बैठकर उसके सिर पर हल्के हल्के थपकियां देकर उसे सुलाने लगा। अधीरा ने उसका एक हाथ कसकर पकड़ लिया और उस हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने हाथ सिर के नीचे रखकर आंखें मूंद ली। वीर उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में अधीरा सो गई। उसके सोने के बाद वीर उठने लगा मगर अधीरा ने उसका हाथ पकड़कर अपने सिर के नीचे दबा रखा था तो वो उठ नहीं पाया, इसलिए वो वहीं बैठ गया और अधीरा को प्यार से निहारते निहारते सो गया। आगे क्या होगा? क्या वीर अधीरा के सपनों की सच्चाई का पता लगा पाएगा? क्या अधीरा के पापा वीर को सारी सच्चाई बता देंगे? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।